नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शोभा टेक्निकल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकी कुमार और इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड 10 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पर जो कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक केबल के इंसुलेटिंग प्रतिरोध को मापा जा सकता है। ऑप्शन है मल्टीमीटर, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है मेगर और फोर्थ ऑप्शन है एमीटर। हमें बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेगर। मेगर क्या है? मेगर एक प्रकार का क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेगर क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका उपयोग उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मेगर क्या करता है? जो उच्च वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, लगभग मेगा ओम के रेजिस्टेंस को ये क्या कर सकता है? माप सकता है। तो जो केबल होता है, केबल का जो इंसुलेशन जो मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और इसी वजह से जो उसका रेजिस्टेंस है उसको मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मेगर का। अब हम ऑप्शन ए पर बात कर लेते हैं, मल्टीमीटर पर। तो दोस्तों, ये भी एक प्रकार का क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि विभिन्न इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जैसे एसी व डीसी वोल्टेज, एसी व डीसी करंट, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस आदि सब का क्या कर सकता है? मापन कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मल्टीमीटर है ये मल्टी फंक्शनल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में है गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों, इसका उपयोग हम क्या करते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा हम जो निम्न मान की विद्युत धारा होती है उसका भी हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। लगभग ये क्या कर सकता है? माइक्रो एम्पियर रेंज की जो धारा होती है उसको ये क्या कर सकता है? माप सकता है। ऑप्शन डी पर हम चलते हैं। डी में क्या दिया हुआ है? अमीटर। ये भी एक प्रकार का क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसका जो उपयोग है वो विद्युत परिपथ से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उसको मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो एमीटर है इसको हम सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं। जिस भी विद्युत परिपथ में हमें विद्युत धारा नापनी होती है उसके हम श्रेणी क्रम में कौन सा मीटर जोड़ते हैं? एमीटर। जिससे ये क्या करता है? उस परिपथ से जो जितनी भी विद्युत धारा होती है उसका मापन करके हमें बता देता है। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रोलाइट के विशेष गुरुत्व को मापा जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास में है, जिसमें से पहला ऑप्शन है मोनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है मल्टीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है SWG मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। जो विशिष्ट गुरुत्व है उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? हाइड्रोमीटर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑप्शन ए के ऊपर। तो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है मैनोमीटर। तो देखिए दोस्तों, जो मैनोमीटर है ये क्या करता है? ये दो जो बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं के बीच में जो प्रेशर होता है, ठीक है, उस प्रेशर के डिफरेंस को क्या करता है? ये मापता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बिंदु है, इस बिंदु का जो प्रेशर है वो क्या है? P1, और जो दूसरा बिंदु है इस बिंदु का जो प्रेशर कितना है? P2। तो ये क्या करेगा? मोनोमीटर क्या करेगा? ये इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको माप कर करके दिखा देगा। ज़्यादातर मैनोमीटर का उपयोग जो गैस की पाइपलाइन होती है उनमें प्रेशर डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, SWG। इसका जो पूरा नाम है वो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज मीटर। इसका उपयोग हम करते हैं किसी विद्युत तार की मोटाई को मापने के लिए। मल्टीमीटर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हम और डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है वोल्टेज बढ़ाने के लिए,
धारा क्षमता बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल एक प्रकार की डिवाइस है जो कि क्या करती है, जो कि केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, बात को ध्यान रखेंगे। सेल क्या है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, केमिकल एनर्जी को चेंज करके किस में बदल देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोस्तों ये जो सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिन्हें केवल एक ही बार उपयोग लिया जा सकता है, यानी कि आप इसे फिर से चार्ज नहीं कर सकते। जबकि जो सेकेंडरी सेल होते हैं इन्हें आप बार बार यानी कि रिपीटेटिव यूज कर सकते हैं। एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं और फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के अंदर। अब दोस्तों हम सेलों के संयोजन की बात करते हैं, तो हम किसी भी सेल को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। दो प्रकार से हम सेलों को संयोजित कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, एक के बाद एक सेल को जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए ये पहला सेल है, इसका वोल्टेज मान लिया हमने क्या है, V1, और इसके बाद में हमने क्या किया, ऐसा ही एक सेल दूसरा ले लिया और वो भी इसके सीरीज में जोड़ दिया जिसका वोल्टेज क्या है, V2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में दोस्तों जो टोटल वोल्टेज है V वो बराबर होगा V1 प्लस V2। यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ठीक इसके विपरीत अगर हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, और मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज V2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वोल्टेज तो सेम ही रहेगा लेकिन जो विद्युत धारा है, इससे जो निकलने वाली विद्युत धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम का उपयोग किस लिए करते हैं और पैरेलल का उपयोग किस लिए करते हैं। तो श्रेणी क्रम का उपयोग करते हैं आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसका उपयोग करते हैं हम विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पूछा गया है सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है, किस लिए जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सीरीज में जोड़ने के पीछे रीजन क्या था, वोल्टेज को बढ़ाना। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। वही अगर हमें पूछा जाता यहाँ पर श्रेणी क्रम ना देकर हमें वोल्ट यहाँ पे क्या दे दिया जाता, पैरेलल कनेक्शन दे दिया जाता, तो उस कंडीशन में हमारा जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन बी, धारा क्षमता बढ़ाने के लिए। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और उस रेजिस्टेंस का मान हमें दिया हुआ है और इसके लिए हमें कलर कोड बताना है। कलर कोड क्या होगा, तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 4 रंग दिए हुए हैं, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कितने बैंड का है, टोटल 4 बैंड का है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, इस पे कुल कितनी पट्टियां बनी हुई हैं, टोटल 4 पट्टियां इसके ऊपर बनी हुई हैं। तो दोस्तों अगर हमें मान लो कि इसके लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो हमें किस प्रकार से निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो पहली और जो दूसरी पट्टी होती है उसके लिए जो सिग्निफिकेंट डिजिट का जो मान होता है वो वहाँ पे हम लिख देते हैं। मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ कि मान लो कि रेड के लिए क्या है, 2 है, ठीक है, इसके लिए 3 है और इसके लिए 4 है और इसके लिए मान लो कि +-5% है। ठीक है, मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, ये रियल नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो पहली और दूसरी जो पट्टी है इसके लिए जो डिजिट का मान है उसका ज्यों का त्यों लिख दोगे। तो पहली के लिए 2, दूसरी के लिए 3। ठीक है, अब जो तीसरी है, तीसरी जो कलर की पट्टी है उसके लिए जो डिजिट वैल्यू कितनी है, 4। तो इसको क्या लिखोगे आप, 10 की घात के रूप में लिखोगे कुछ इस प्रकार से, 10 की घात 4। और उसके बाद में जो लास्ट वाली पट्टी है वो किसको दिखाती है, टॉलरेंस को। तो टॉलरेंस को हम क्या दिखा देंगे, +-5%। इस प्रकार से हम वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, तो हमें क्या करना है, इसको इस डिजिट के रूप में चेंज करना है। चेंज करने पर हमें उसका जो रिस्पेक्टिव कलर होगा उससे पता लग जाएगा कि उसका कलर क्या क्या होने वाला है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कलर दिखा रहा हूँ, और कलर के लिए जो अगर वो फर्स्ट बैंड में आता है तो उसके लिए कोड क्या होगा, अगर वो सेकंड बैंड में आता है तो उसके लिए कोड क्या होगा, अगर वो मल्टीप्लायर वाली बैंड में आता है तो उसका जो मल्टीप्लायर है वो कितना होगा, और अगर वो फोर्थ बैंड में आता है तो उसके लिए जो टॉलरेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो वैल्यू दी हुई है, हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4.7। ठीक है, 4.7 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ये वैल्यू हमें दी हुई है, और इसी से हमें पता करना है क्या, इसके कलर कोड का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाना जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर आप कहोगे सर बट्टे के अंदर 10 आ जाएंगे, इस प्रकार से कह सकता हूँ। ठीक है, और गुणा में क्या है, के का मतलब क्या होता है, कहोगे सर 10 की घात 3 होती है। ठीक है सर, लिख दिया। इसके बाद में प्लस माइनस 5%, ठीक है, लिख दिया। ओके, अब क्या करें, क्या मैं इस 10 को ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो आप कहोगे कि हाँ सर लेके जा सकते हो। तो जब मैं इस 10 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होगा, 4 × 7 × 10 की पावर -1 × 10 की पावर +3 प्लस माइनस 5%। अब क्या करेंगे हम, अब सर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए ये तो आ गया 4 7। अब देखिए यहाँ पे 10 की घात -1 और यहाँ पे 10 की घात +3, तो इनको जब जोड़ोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 की घात 2। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में क्या है, प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो अब देखिए हमने जो इसका इनिशियल जो स्टार्टिंग था उसमें हमने इसको चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है, देखिए 4 कौन से कलर को दिखाता है। ठीक है, 4 के लिए अगर हम यहाँ से कलर देखें तो देखिए क्या दिखता है आपको, पीला। तो जो पहला कलर होगा हमारा वो क्या होगा, पीला। ठीक है, अब दूसरा कलर फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरा कितना डिजिट आया हमारे पास, 7। तो यहाँ पे देखते हैं 7 कौन सा है, तो 7 के लिए देखिए आप वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी कलर। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा कलर बैंगनी। अब देखिए 10 की घात के रूप में कितना लगा हुआ है, 2। ठीक है, तो 2 देखते हैं कौन से कलर को दिखाता है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर रेड को दिखाता है। इसका मतलब हमारा जो तीसरा कलर होगा वो क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस कितना है, 5%। तो 5% देखते हैं टॉलरेंस वाले सेक्शन में किसका है, तो आप कहोगे कि सर जो गोल्ड है, सोना है, उसका क्या है, 5% है। तो हमारा जो फोर्थ कलर आ जाएगा वो क्या होगा, गोल्ड। तो इस प्रकार से हमारे पास जो फाइनल कलर कोड आया वो क्या आया है, पीला, बैंगनी, लाल, गोल्ड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सब कलर है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी है, उसमें पीला है, बैंगनी है, लाल है और गोल्ड है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, KCl केवल डैश के लिए योग्य होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास में है, एक नेटवर्क में, एक नेटवर्क में बंद लूप में, विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो हमें बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों अगर हम KCl की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, KCl। तो KCl का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, और ये हमेशा कहाँ अप्लाई किया जाता है, तो आप कहोगे कि सर जंक्शन पे अप्लाई किया जाता है। हमेशा KCl कहाँ अप्लाई होता है, जंक्शन पे। अब आप पूछोगे सर जंक्शन क्या होता है, तो दोस्तों जंक्शन किसी भी विद्युत परिपथ में वह पॉइंट होता है जहां पर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा शाखाएं आपस में मिलती हो। ठीक है, 2 से अधिक शाखाएं आपस में मिलती हो, वो जगह क्या कहलाता है, तो कहोगे जंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जो KVL है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होता है, जंक्शन के ऊपर। तो इसके लिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एक नेटवर्क में एक जंक्शन के लिए योग्य होता है या अप्लाई होता है। जो दूसरा नियम है किरचॉफ का वो होता है KVL। ठीक है, इसका पूरा नाम है किरचॉफ, V का वोल्टेज, L का मतलब लो, तो किरचॉफ वोल्टेज लो, और ये हमेशा अप्लाई होता है बंद लूप में। ठीक है, तो इस अगर यहाँ पर अगर KVL पूछा जाता तो KVL कहाँ अप्लाई होता, एक नेटवर्क में बंद लूप में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
दो कॉइल जिनका सेल्फ इंडक्टेंस 24 मिली हेनरी और 6 मिली हेनरी है, यदि कपलिंग गुणांक का मान 0.75 हो तो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें यहाँ पर पूछा गया है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हम जो वैल्यू हमें दी गई है पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें L1 यानी कि जो फर्स्ट इंडक्टर है उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? आप कहोगे सर 24 मिली हेनरी दी हुई है, तो क्या हम इसे हेनरी में चेंज कर ले, क्योंकि SI यूनिट क्या है? हेनरी। ठीक है, तो 24 इंटू 10 की घात, मिली का मतलब 10 की घात -3, और ये चेंज किस में हो गया? हेनरी में। ठीक है, दूसरा वैल्यू जो L2 का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 6 मिली हेनरी। अगर हम इसे हेनरी में चेंज करेंगे तो 6 और मिली का मतलब 10 की घात -3 हेनरी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमें कपलिंग कोफिशिएंट का मान भी दिया हुआ है, वो कितना है? तो आप कहोगे कि सर 0.75 है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या गया है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M = K √ L1 L2। याद आ रहा है आपको? कहोगे कि सर हाँ ये सर याद आ रहा है, हमने पढ़ा भी है। ये क्या है? यहाँ पे M क्या है? M होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है? K क्या होता है? कपलिंग कोफिशिएंट। और L1 L2 क्या है? तो L1 L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस का मान है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखिए तीनों चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो क्या हम चौथी चीज को निकाल सकते हैं? आप कहोगे कि हाँ सर निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं, फिर देरी किस बात की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? K की वैल्यू रखते हैं। K की वैल्यू कितनी है? 0.75। ठीक है, फिर गुणा में क्या है? तो सर कहोगे गुणा में दोनों इंडक्टेंस को आपस में गुणा करना है, तो पहली की वैल्यू कितनी है? 24 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, फिर गुणा 6 गुणा 10 की घात -3, इनको आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो 6 को अगर आप 24 से गुणा करोगे तो कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 144 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 144, और गुणा में क्या बचा? 10 की घात -3, 10 की घात -3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 0.7 गुणा, अब देखिए 144 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे कि सर 12 गुणा 12 लिख सकते हैं, और गुणा में क्या है? 10 की घात -3, 10 की घात -3। अब देखिए अंडर रूट में है तो हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें से 1 12 बाहर आ जाएगा, और इसमें से 1 10 की घात -3 क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा 0.75 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 9 आंसर आ जाएगा। और ये क्या है? 10 की घात -3, तो 10 की घात -3। ठीक है, अब 10 की घात -3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर मिली लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया? 9, और हमने 10 की घात 3 को क्या लिख दिया? मिली, और ये इंडक्टेंस की वैल्यू है तो इसलिए क्या हो जाएगा? हेनरी। तो सर हमारे पास फाइनल आंसर जो आया वो कितना आया? 9 मिली हेनरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ऑप्शन सी है उसमें हमें क्या आंसर दिया है? 9 मिली हेनरी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 मिली हेनरी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के जो सवाल हैं आपको वो एग्जाम में देखने को बहुत बार मिलेंगे, तो इसे आप रट ले एक तरीके से। ये फॉर्मूला खास करके याद रखें, बड़ी बार ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर 6 किलो ओम रेजिस्टेंस के एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में जोड़ दिया गया है, और इसके लिए हमें पूछा जा रहा है कि इस जो सर्किट है इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो दोस्तों जो सीरीज आरसी सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक दूसरे की श्रेणी क्रम में लगे हो, उसके लिए जो टाइम कांस्टेंट टॉ होता है वो बराबर होता है रेजिस्टेंस गुणा कैपेसिटेंस के। यानी कि जो टाइम कांस्टेंट का मान है हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के मान को आपस में गुणा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू आपको दी हुई है, कैपेसिटेंस का मान भी दिया गया है और रेजिस्टेंस का मान भी दिया हुआ है, तो आप इसके लिए जो टॉ है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। फिर यहाँ पे पहले क्या है? आर, तो आर का मान लिखते हैं। ठीक है, 6 × 10 की पावर, के को क्या बोलते हैं? 10 की घात 3। ठीक है, गुणा में 100
माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की घात -6, इसको गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस 10 की घात 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 6 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -6। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या ये 10 की घात 5 हो जाएगा? आप कहोगे कि हाँ सर हो जाएगा। और गुणा में क्या है 10 की घात -6। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 10 की घात -1, क्योंकि देखो +5 और -6, तो ठीक है 5 घट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए 10 की घात -1, क्या हम इसको 10 है इसको बट्टे में ले जा सकते हैं? तो आप कहोगे कि हाँ सर लेके जा सकते हैं। तो क्या होगा 6/10। अब अगर हम यहाँ पे अगर इस 10 को हटाना चाहें तो आंसर क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, और टो है तो टो का मात्रा क्या होता है सेकेंड। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या होगा 0.6 सेकेंड, यानी कि इसके लिए जो टाइम कांस्टेंट का मान है वो कितना होगा 0.6। तो देखते हैं ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। यहाँ पे जो 5 है ये 5 नहीं होगा, 0.6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न्स की संख्या बढ़ने पर क्या होगा? कुछ ऑप्शन हमारे पास में दिए हैं, हमें बताना है कि अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी में जो टर्न्स की संख्या बढ़ा देते हैं तब क्या होता है। तो ऑप्शन में हमारे पास में है सेकेंडरी धारा बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी धारा बढ़ेगी, तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी धारा घटेगी, और फोर्थ ऑप्शन है सेकेंडरी धारा में कोई प्रभाव नहीं होगा या परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों हम ऑप्शन कौन सा राइट है ये तो बता ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या करती है, जो कि एनर्जी का ट्रांसफर करती है। कहाँ से करती है सर कहोगे, तो जो ये ट्रांसफॉर्मर है ये एक एनर्जी को एक सर्किट से एनर्जी को दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करती है विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो दोनों सर्किट होते हैं उसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको इस सर्किट से इस सर्किट में भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, और कई बार सवाल पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये मैकेनिकल डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, और कुछ ऑप्शन और भी दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मर में क्या है, एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक से यहाँ मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। स्टैटिक का मतलब है कि इस जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें किसी प्रकार का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, और मूविंग पार्ट नहीं होने की वजह से ये क्या कहलाता है स्टैटिक डिवाइस कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल की। तो दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो क्या होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर है इसी से भी दो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर और एक जो सामान्य ट्रांसफॉर्मर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी आप खास ध्यान में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ऑटो ट्रांसफार्मर ही ऐसा ट्रांसफार्मर है जो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है, और जो बाकी अन्य जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो काम करते हैं फैराडे के म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसको भी आप नोट डाउन करके रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार की। ठीक, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे कि सर कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों पहला होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप
डाउन। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो यहाँ से देखिए सर, अप का जो नाम है यहाँ पे क्या है, डाउन है। तो अप का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, किसी चीज को बढ़ाना। और ये किसको बढ़ाता है, तो आप कहोगे कि सर वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा स्टेप अप। और जो स्टेप डाउन क्या करेगा, डाउन का मतलब होता है कम करना। तो किसको कम करेगा, तो यहाँ पर तो क्या है, वोल्टेज। तो ये क्या कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है। तो स्टेप अप का जो डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देता है वो क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर देता है वो क्या कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और कोई भी ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे कि सर ये डिपेंड करेगा जो उसकी प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें फेरों की संख्या पर। ठीक है, अगर मान लो मैं जो प्राइमरी है उसकी फेरों की संख्या को NP लिखता हूं और जो सेकेंडरी है उसके फेरों की संख्या को NS लिखता हूं। अगर प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है सेकेंडरी वाइंडिंग की तुलना में, तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा वो किस प्रकार का होगा, तो आप कहोगे कि सर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है दोस्तों, और वही अगर ये उल्टा हो जाए कि जो प्राइमरी में जो वाइंडिंग है वो कम हो सेकेंडरी की तुलना में, तो उस कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि सर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर पावर में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं करता है। बात को ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर में आप जितनी इनपुट पावर दोगे उतनी ही आउटपुट पावर आपको मिलेगी, सिर्फ लॉस को छोड़ के। लॉस की वजह से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बाकी का लगभग एग्जैक्ट जो पावर इनपुट करते हैं उतना ही आउटपुट में पावर मिलता है, यानी कि ये पावर में चेंजेस नहीं करता। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि सर जो पावर है वो वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होती है, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, अगर पावर कांस्टेंट है और एक चीज बढ़ रही है तो फिर दूसरी चीज घटेगी ना। हाँ, तो आप कहोगे कि सर हाँ बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, तो अगर देखिए स्टेप अप के अंदर क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्या घटनी चाहिए, विद्युत धारा घटनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए स्टेप डाउन में क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो विद्युत धारा क्या होनी चाहिए, आप कहोगे कि सर बढ़नी चाहिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न्स की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, तो टर्न्स की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो आप कहोगे कि सर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप अप में क्या करेगा कि सर ये वोल्टेज के मान को बढ़ा देगा, और वोल्टेज को मान को बढ़ाएगा और तो क्या कम होगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें से जो धारा है वो कम हो जाएगी। तो इसी से हमें अब आंसर ढूंढना है। तो क्या होगा कि सेकेंडरी में धारा बढ़ेगी, क्या धारा बढ़ी, नहीं बढ़ी। प्राइमरी में धारा घटी, नहीं, तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि जो सेकेंडरी धारा है वो घट जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी में धारा घटेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स रेशियो होता है। ठीक है, टर्न्स रेशियो पूछा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कितना होता है। तो दोस्तों जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आइसोलेशन को प्रदान करना, यानी कि कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होने के हो, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जितनी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उतनी ही क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। मान लो कि अगर प्राइमरी में 100 वाइंडिंग है तो सेकेंडरी में भी कितनी होगी, सर आप कहोगे कि सर 100 ही वाइंडिंग होगी। तो अगर आप यहाँ से अगर इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे कि सर 1:1 आएगा। तो देखिए दोस्तों जो आइसोलेशन है इसके लिए हमेशा याद रखेंगे कि इसका जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी का टर्न्स रेशियो होता है वो होता है 1:1। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1:1। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है KVA, ऑप्शन बी है KVR, ऑप्शन सी है KW
और ऑप्शन डी है HP। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो रेटिंग है वो हमेशा किस में दी जाती है, KVA में। हमेशा अगर आप ट्रांसफॉर्मर में अगर कहीं भी आप देखोगे तो उस पर लिखा होता है 11 KVA, ठीक है। इसका मतलब उसकी रेटिंग कितनी है, 11 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। K का मतलब किलो से है, V का मतलब वोल्ट से है, A का मतलब एम्पियर से है, ठीक है दोस्तों। और HP का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये शक्ति का मात्रक है। और HP मतलब हॉर्स पावर, और एक HP बराबर कितना वाट के बराबर होता है, तो आप कहोगे कि सर 746 वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।